आज की कहानी राजधानी दिल्ली से है और यह घटना है पिछले महीने की 27 सितंबर की। 27 सितंबर को दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में एक लोकेलिटी है दयाल बाग। वहां से दोपहर तकरीबन 12:15 बजे कोई एक शख्स पुलिस को फोन करता है, पुलिस कंट्रोल रूम में, और फोन करके यह बताता है कि यहां एक मकान में एक बुजुर्ग महिला की खून से सनी हुई लाश पड़ी है, आप लोग फौरन चले आइए। पीसीआर में इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं। पुलिस वाले फौरन मौके पर पहुंचते हैं बगैर देर किए हुए, क्योंकि मामला जो है कत्ल का लगता है। खून से सनी लाश अगर किसी बुजुर्ग महिला की पड़ी हो तो आमतौर पर कत्ल के मामले में ही ऐसा हो सकता है। और पुलिस की टीम जब दयालपुर पहुंचती है तो जिस पर्टिकुलर मकान के बारे में बताया गया था, वहां पहुंचने पर पुलिस को वो खबर बिल्कुल सही मिलती है और पुलिस देखती है कि वाकई एक 2 मंजिला मकान है और उसके ग्राउंड फ्लोर में एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास है, उसकी लाश पड़ी हुई है। लाश का पुलिस बहुत बारीकी से मुआयना करती है और पहली ही नज़र में पुलिस को देखकर यह समझ में आ जाता है कि लाश मतलब मरने वाली महिला को चाकू जैसी किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह से स्टैब किया गया है, गोदा गया है और सीधा सीधा ये कत्ल का ही मामला है। पुलिस को पहली ही नज़र में डेड बॉडी देखकर ये बात समझ में आ जाती है। अब पुलिस उस महिला के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। पता चलता है कि ये महिला उसी मकान में रहती थी और 65 साल की उनकी उम्र थी और वो बुजुर्ग महिला अपने ही मकान में ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटी सी दुकान भी चलाया करती थी। वो अकेली रहती थी। पुलिस को यह भी बात पता चली और साथ ही पुलिस को यह पता चला कि इस महिला की 3 बेटियां हैं और तीनों शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में रहती हैं। तो कुल मिलाकर महिला उस 2 मंजिला बिल्डिंग में अकेली रहती थी और उस महिला की जो रूटीन थी वो यही थी कि सुबह उठकर दुकान खोलना, चीज़ें बेचना और रात होते होते दुकान बंद करके अपने घर में सो जाना। लेकिन इस रोज़ दोपहर 12:15 बजे जिस तरह से महिला की लाश बरामद हुई और पुलिस जिस तरह वहाँ पहुंची, पुलिस ने मौके का मुआयना किया, उसे देखकर पुलिस को लगा कि इस महिला की हत्या तो हुई ही है, लेकिन हत्या के पीछे की वजह जो है वो थोड़ी उलझाने वाली थी। क्योंकि आमतौर पर ऐसे किसी अकेली बुजुर्ग महिला को लुटेरे या घर में घुस आए डकैत वो टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो लूटपाट करके चले जाएंगे और घर में रहने वाली महिला या पुरुष जो भी हो, अगर वो जिंदा रह जाएगा तो शायद उनकी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए रॉबरी के लिए अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन पुलिस ये देखकर थोड़ी चौंक गई या उलझ गई कि उस मकान में कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे। यानी घर में जो भी कातिल घुसे थे वो इस महिला को या तो जानने वाले थे या फिर इस महिला को भरोसे में लेकर घर के अंदर चले आए थे। एक बात तो ये पुलिस ने नोटिस की। और दूसरी बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये कि घर का कोई भी सामान जो है वो बिखरा हुआ नहीं था। सारी चीज़ें उसी तरह से करीने से रखी हुई थी। खासकर अलमारी और इस तरह की जगहें जहां पर लोग अपने रुपए पैसे रखते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इंटैक्ट थी। तो ये मामला लूटपाट का भी नहीं था। अब ऐसे में सवाल था कि आखिर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कोई क्यों करेगा, उससे किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है। तो पुलिस इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस मामले की तफ्तीश जो है आगे बढ़ाने की शुरुआत करती है। और इसी कड़ी में, चूंकि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये मामला क्लूलेस था शुरू से, कोई ऐसा कंप्लेनेंट नहीं था, कोई इस कत्ल के बारे में कोई बताने वाला नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था, तो पुलिस ने तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज का मुआयना करके इस मामले की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाएगी। और पुलिस ने वो जो दयालपुर कि वो जो पर्टिकुलर लोकेलिटी है उस इलाके में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने की शुरुआत की, उसका फैसला किया। पुलिस ने एक एक करके कई कैमरों के फुटेज देखे, एग्जामिन किए और खासकर उस मकान के आसपास जो कैमरे लगे हुए थे अड़ोस पड़ोस में, उन सारे कैमरों की फुटेज पुलिस ने ली और उसे एग्जामिन किया। पुलिस को ऐसे तो कोई रॉबर्स वहां आते हुए बाइक से या वहां से भागते हुए इस तरह से नजर नहीं आए, लेकिन पुलिस को एक 16-17 साल का लड़का एक रोज पहले रात को घर के आसपास घूमता मंडराता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। और वो जिस तरह से घर के आसपास ताक झांक कर रहा था, घूम रहा था, मंडरा रहा था, वो उसकी जो गतिविधि थी, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी, थोड़ी संदिग्ध लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि इस घटना से उस लड़के का कोई लेना देना हो। पुलिस अब उस लड़के को ट्रेस करने में लग गई। पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को और खासकर मुखबिरों को एक्टिवेट किया और कहा कि जरा पता लगाओ ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है। तो जल्द ही पुलिस के जो इन्फॉर्मर हैं उन्होंने इस लड़के के बारे में जानकारी दी। वो लड़का बेसिकली उसी इलाके में एक बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करता था और अपनी एक छोटी सी दुकान चलाया करता था। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए उस लड़के को इंटरसेप्ट किया। वो लड़का 18 साल से कम उम्र का है, यानी नाबालिग है,
और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने तो शुरू में तमाम झूठी सच्ची बातें कही, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर, जिसमें उसकी तस्वीर कैद थी, पुलिस ने जब उससे सवाल जवाब किए तो वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ, उसी ने इन बुजुर्ग महिला की हत्या की है। उससे पूछा गया, भाई क्यों की, ऐसी क्या बात है, तुमसे क्या दुश्मनी थी? तो उसने इसके पीछे एक लंबी कहानी सुनाई। उसने ये बताया कि उसने कैंची से इस बुजुर्ग महिला पर वार किया और चूंकि वो इंश्योर करना चाहता था कि बुजुर्ग महिला की मौत हर हाल में हो जाए, तो उसने जितने वाइटल ऑर्गन और पार्ट हैं बॉडी के उसको टारगेट किया और उसकी हत्या करके वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने पूछा क्यों हत्या की, तो उसने कहा कि इस हत्या के लिए उसे कहा गया था। अब पुलिस को एक बात समझ में आ गई, वो ये कि ये जो नाबालिग लड़का था तकरीबन 17 साल का, इस लड़के को कातिलों ने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। मगर कातिल कौन था? कौन था असली ऑर्केस्ट्रेटर जो इस घटना के पीछे था? तो जब इस लड़के से और पूछताछ हुई तो उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। पुलिस को पता चला कि जहां पर यह महिला रहती थी उसी के पड़ोस में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान भी है, उसका भी दफ्तर है, और उस प्रॉपर्टी डीलर का नाम है अशोक शर्मा। तो इस लड़के ने, इस माइनर ने पुलिस को बताया कि उसे अशोक शर्मा ने एक और महिला से मिलवाया था, जिस महिला का नाम चिंतामणि है, और उस चिंतामणि ने और अशोक शर्मा ने मिलकर उसे ये काम करने के लिए कहा था और बदले में उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसका कहना था कि 2 लाख रुपए की बात सुनकर उसे लालच आ गया और उसने सोचा कि वो बुजुर्ग महिला की हत्या कर देगा, रात को तो पकड़ा भी नहीं जाएगा, और इसीलिए 26 सितंबर की रात को जब बुजुर्ग महिला अपने घर के नीचे जो उसकी दुकान है, वो दुकान जब बंद कर रही थी, उस समय वो धोखे से उसके घर के अंदर चला गया महिला के पीछे पीछे, क्योंकि वो घात लगाकर वहाँ बैठा हुआ था, घूम रहा था, और उसने फिर बुजुर्ग महिला को ओवरपावर करके उसकी हत्या कर दी। तो इस लड़के के कहने पर पुलिस ने अशोक शर्मा को भी गिरफ्तार किया और अशोक शर्मा की निशानदेही पर चिंतामणि को भी गिरफ्तार किया। यह चिंतामणि कोई और नहीं बल्कि इस बुजुर्ग महिला की 3 बेटियों में से एक बेटी है। चिंतामणि का जो पति है वो टेलर का काम करते हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक 11 साल की बेटी है और एक 7 साल का बेटा भी है। तो देखा जाए तो खुशहाल परिवार है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेलरिंग का काम जो है वो बहुत अच्छा नहीं चलता है, जिसकी वजह से उसके घर में आर्थिक तंगी रहती है। चिंतामणि जो है इसी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए उसे लगता था कि अगर उसकी बुजुर्ग माँ के पास जो मकान है, जिस मकान में वो रह रही हैं, अगर वो उस मकान को बेच देती हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं तो उसकी ज़िंदगी में रुपए पैसों की ये जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो चिंतामणि शादीशुदा बेटी अक्सर अपनी बुजुर्ग माँ को इस बात के लिए बहुत इंसिस्ट किया करती थी और उनको राज़ी करने की कोशिश करती थी कि वो मकान अपना बेच दे, लेकिन बुजुर्ग महिला अपनी ज़िंदगी का इकलौता सहारा जो मकान उनके पास था, उस मकान को वो बेचना नहीं चाहती थी। इसी बात पर बेटी और माँ के बीच में मतभेद था, और ये मतभेद कुछ इतना ज़्यादा था कि एक बेटी ने उसी माँ की हत्या करने का फैसला कर दिया जिस माँ ने उसे जन्म दिया था, उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसका घर बसाया। उसकी हत्या करने की साजिश इस बेटी ने रच ली और फिर उसने वहीं पास के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत की, अशोक शर्मा से, और अशोक शर्मा से कहा कि वो अपनी माँ का ये मकान जो है वो उसी के थ्रू बेचेगी और इसमें उसको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा, और उसे तो खैर फ़ायदा होगा ही क्योंकि उसकी माँ की मौत के बाद जो है वारिस वही होगी। तो अशोक शर्मा को लगा कि ठीक है, ये डील बुरा नहीं है, अगर किसी की जान लेकर भी कुछ रुपए मिल जाते हैं तो ऐसा हमें कर लेना चाहिए। जाहिर है लोगों की मति मारी जाती है, या मैं कहूँगा कि नैतिकता किस चिड़िया का नाम है शायद ऐसे लोगों को पता नहीं होता। तो अशोक शर्मा ने और बेटी चिंतामणि ने मिलकर फिर इस कत्ल की प्लानिंग की और अशोक ने उस 17 साल के लड़के को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उसे अपने पास बुलाकर अपने दफ्तर में 2 लाख रुपयों का लालच दिया, और उस लालच में आकर उस लड़के ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। तो ये थी पूरी कहानी, जिसे पुलिस ने चंद दिनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुलझाने में कामयाबी हासिल की। एक खास बात वो ये कि महिला की 3 बेटियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तीनों शादीशुदा हैं और बाकी 2 बेटियां अलग जगह पर रहती हैं। लेकिन ये जो चिंतामणि है, जो कातिल बेटी है, ये अपनी माँ के घर के पास ही थोड़ी दूर पर एक और मकान में किराए पर अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। तो वहाँ से बैठे बैठे उसने कत्ल की साजिश रची थी और उसकी प्लानिंग ये थी कि माँ की मौत के बाद वो मकान पर कब्जा करके उसे बेच देगी और फिर इससे उसके परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। आर्थिक तंगी तो दूर नहीं हुई, मकान भी अब शायद ही उसे मिले क्योंकि दूसरी बहनें अब इस चीज़ के लिए राज़ी होंगी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब उसे सलाखें नसीब हुई हैं और उसकी मंजिल जो है अब जेल है। तो आज की कहानी यहीं तक। कहानी अपने आप में इस मायने में बहुत शॉकिंग थी कि कोई बेटी अपनी ही माँ की कातिल
बन जाती है, और वो भी इतनी मामूली वजह से। मतलब मैं तो ऑब्वियसली ये कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत गंभीर वजह हो तो कोई बेटी अपनी माँ की जान ले सकती है या कोई भी किसी का कत्ल कर सकता है। मेरे हिसाब से आत्मरक्षा के सिवाय अगर किसी के खुद अपनी जान पर बन आई हो तो उससे बचने के अलावा और कोई चीज़ कत्ल के किसी भी केस को जस्टिफाई नहीं करता है। और यहाँ तो एक बेटी ने खुद अपनी माँ की हत्या कर दी, बहुत दुखद।